आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जो है 5वां प्रैक्टिस सेट है पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद हिस्ट्री आएगी और 5वां सेट हिस्ट्री का होगा और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो शुरू करते हैं हम आज अपना ये वाला प्रैक्टिस सेट। देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कि साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको पता ही है कि ये किस में आता है? भाग 3 में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? तो राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है गार्डनर का। ठीक है, गार्डनर का ये कथन है कि राजनीति के दो भागों में डिवाइड किया था इन्होंने, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं, जैसे सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना इत्यादि। व्यवहारिक के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली आदि समाहित होती है। इसी के तहत गार्डनर ने कहा था कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल या तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल या तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों के अध्ययन पर बल। जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है वो अमूर्त स्वरूप है, काल्पनिकता बेस्ड है और दार्शनिकता पर बल देती है, लेकिन फैक्ट बेसिस नहीं है। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन पहले जमाने से चली आ रही है उसमें फैक्ट्स नहीं है, बल्कि वो अमूर्त स्वरूप है और इमेजिनेशन, कल्पना, काल्पनिक दुनिया से व्याप्त है और दार्शनिकता पर बल देती है। आगे बढ़ते हैं। कानून संप्रभु का आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश है निम्न में से किसने कहा था? ऑस्टिन, लॉस्की, कैब्रे या मैकेवेयर। तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये बात ऑस्टिन ने कही थी। किसने कही थी ये बात? ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जॉन ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये किसके? एकलवादी संप्रभुता के, एकलवादी के जनक। ठीक है, ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता संबंधी विचार अपनी पुस्तक रचना लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रस्तुत किया था। ऑस्टिन ने संप्रभु को एक व्यक्ति विशेष में निश्चित बताया। इसी संदर्भ में उसने कानून को संप्रभु का आदेश कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों में से अलग करता है? निम्न में से कौन कौन तत्व राज्य को, ठीक है, राज्य को अन्य समुदाय या संगठनों से अलग करता है? तो भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या जनसंख्या। यानी कि इनमें से कौन सा एक तत्व है ऑप्शन में से जो राज्य को संगठनों या समुदायों से अलग करता है? ठीक है, राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है। भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता अलग करता है राज्य को अन्य संगठनों से। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिकता काल्पनिक नहीं है? ठीक है, दैवी सिद्धांत काल्पनिक है। ठीक है, शक्ति सिद्धांत और हो गया सामाजिक समझौते का सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। इनमें पूछा गया कौन सा राज्य की उत्पत्ति का कौन सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। ठीक है, जबकि दैवी सिद्धांत काल्पनिक है, शक्ति सिद्धांत भी काल्पनिक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी काल्पनिक है, लेकिन ऐतिहासिक सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानती है। ठीक है, जो ऐतिहासिक सिद्धांत है इसी को क्या बोला जाता है? विकासात्मक सिद्धांत। विकासात्मक, इसका मानना है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो समय समय धीरे धीरे इंसान विकसित होता गया और विकसित होते के साथ साथ वो राज्य की उत्पत्ति कर बैठा। तो वो काल्पनिक नहीं, वो फैक्ट बेसिस नहीं है कि ऊपर से देवी देवता आए थे फिर उन्होंने शक्ति दे दी राजा को, अब राजा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया था? ठीक है, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण, हॉब्स, लॉक, रूसो या हेनरी मैन।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉक। लॉक ने, देखो लॉक एक प्राकृतिक मानते थे। लॉक हो गए, रूसो हो गए, ये प्राकृतिक विचारक थे, ये प्रकृति को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, तो इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का चित्र शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में चित्रित किया है। समतावादी विचारक हैं ये लॉक। ठीक है, लॉक ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में उसका कहना है कि यह अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और सुरक्षा से युक्त है। इस अवस्था में निहित नियम है, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा स्टेटमेंट है कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही विचार करो जैसा कि तुम अपने लिए चाहते हो। ये बात लॉक का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणीवाद। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से हुआ है? श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या भारत से? तो श्रेणी समाजवाद का संबंध, तो बताइए, तो श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? तो ये फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत? देखो श्रेणी समाजवाद का संबंध किससे रहा है बताइए? तो ये रहा है ब्रिटेन से। ठीक है, श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से हुआ है, जो श्रम संघवाद का एक रूप है। श्रेणी समाजवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय E.R. ऑरेज और ए.जे. पेंटी को है। इसके अतिरिक्त G.H. कोल और हाब्सन के नाम भी उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार संबंध है? व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार संबंध है? जो समाज में व्यक्त रहता है तो ये आपस में परस्पर आदान प्रदान कह सकते हो इसे। ठीक है, या देखो परस्पर सहयोग, परस्पर आदान प्रदान, परस्पर मिलन या परस्पर विरोध। तो इसका राइट आंसर होगा परस्पर विरोध करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, व्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसरे का परस्पर विरोध करते हैं। व्यक्तिवाद खुद को श्रेष्ठ मानता है, समाजवाद कहता है कि व्यक्ति बिना समाज के व्यक्तिवाद नहीं हो सकता। तो समाजवाद का क्या है कि यह बतलाना बहुत कठिन है, क्योंकि व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया है। यह एक राजनीतिक दर्शन तथा एक महान आंदोलक भी है। इसमें आर्थिक सिद्धांत तथा तर्क सार से राजनीतिक सिद्धांत की तरह मिल गए, उन्हें अलग करना कठिन है। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? समाजवाद का संबंध में मुख्यतः निम्न में से किससे? पूंजीपति, सैनिक, श्रमिक या उत्पादक? तो व्यक्तिवाद का जो समाजवाद का जो संबंध है वो श्रमिक वर्ग से है। ठीक है, और एकलवाद पूंजीपतियों से बेस्ड है। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्न में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? सर्वाधिकारवाद यानी कि सभी को समान रूप से अधिकार की बात की जा रही है। तो व्यक्ति की अपेक्षा निम्न में से किसे अधिक महत्व दिया है? समाज को, राष्ट्र को, राज्य को या संसार को? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सर्वाधिकारवाद है वो राज्य को अधिक महत्व देता है। ठीक है, फांसीवाद के अनुसार राज्य को सब क्षेत्रों को नियंत्रित करने में का अधिकार है। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोच्च समझा जाता है। मुसलोनी के अनुसार सब राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। कोई भी राज्य का विरोध नहीं कर सकता, कोई भी राज्य का विरोध नहीं कर सकता। ये सब किसका है? मुसोलिनी का। तो सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को महत्व दिया जाता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या बहुलवादी? बताइए, सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्न में से कौन बल देता है? तो मार्क्सवादी बल देते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्स बल देते हैं। इनके अनुसार संसाधनों का वितरण सामाजिक व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा तो असमानता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस। ठीक है, जो हम बोलते हैं न्याय, तो उसको इंग्लिश बोलते हैं जस्टिस, और जस्टिस में जस से निकलता है, जिसका संबंध किस भाषा से है? अंग्रेजी, फ्रांसी, लैटिन या हिंदी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस किससे निकलता है? जस निकलता है लैटिन से। ठीक है, न्याय अथवा जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है। न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक आदर्श से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है, ताकि संगठन सामाजिक की इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकारों के सामंजस्य बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश। उम्मीद है कि आपको ये वाला स्टेटमेंट कई बार आपको आ चुका है। ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर वाला है वो निम्न वाले नीचे वाले को आदेश दे सकता है। ये परिभाषा किसने दी थी? ऑस्टिन ने, सालमान ने, विल्सन ने, ग्रीन ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ये दिया था ऑस्टिन ने।
ऑस्टिन ने बोला था कि जो जिसके पास धन है वो नीचे वाले को अगर कोई बात कहता है तो वो उसके लिए आदेश स्वरूप होता है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। ये कथन किसका है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ फ्रीडम नहीं। तो ये बात है लॉक की। ठीक है, लॉक के बारे में हमको पता है, एकलवादी हैं और लॉक प्राकृतिक अवस्था को भी प्रायोरिटी देते हैं और इन्होंने ही कहा था जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। आगे बढ़ते हैं। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं। अधिकार राज्य की देन है, राज्य समाज की देन है और राज्य परंपराओं की देन है। तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य परंपराओं की देन है। किसकी देन है? परंपराओं की। फिर सुनो, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? यानी कि जो आपको पता है कि विकासात्मक सिद्धांत से ही ऐतिहासिक सिद्धांत है और विकास धीरे धीरे हुआ है, तो धीरे धीरे जो अधिकार हैं वो धीरे धीरे मजबूत होते गए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अधिकार सडनली बन गया। अधिकार परंपराओं की देन हो गई। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पापा के पापा किसी घर पे काम करते थे, वो उनका कहना मानते थे। पहले वो अपनी इच्छा से कहना मानते थे। उसके बाद क्या हुआ कि अब जिन लोगों का वो कहना मानते थे उन लोगों ने इसको कह दिया कि तुम मेरा कहना मानना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने उस टाइम कोई विरोध नहीं किया। धीरे क्या हुआ कि तुम्हारे बच्चों ने भी वही देखना शुरू कर दिया, तो वो भी उनका ही कहना मानने लगे। फिर उनके बच्चे फिर वो भी कहना मानने लगे। इस तरह से राज्य परंपराओं की देन हो गई। ठीक है, अधिकारों का कहता है सिद्धांत। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। प्रभाव की ये विशेषता नहीं है। उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। इसमें द्वैत संबंध होता है। प्रभाव की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है जिसे देखा जा सकता है। सॉरी, प्रभाव की नहीं है तो इसे देखा जा सकता है, ऐसा गलत है। प्रभाव की एक विशेषता ये नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता है। ये सही है, उसे महसूस किया जाता है। द्वैत संबंध होता है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है और जो प्रभाव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था? समाजवाद, तो रॉबर्ट ओवेन, मार्क्स एंजल्स या सेंट साइमन? तो समाजवाद का शब्द जो है फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। समाजवाद जो कि वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय शब्द है का जो प्रयोग है वो 1827 में रॉबर्ट ओवेन के विचारों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1827 27 में रॉबर्ट ओवेन द्वारा ये जो शब्द है ये प्रकट किया गया था। इन्होंने किसमें किया था प्रकट करने के लिए? ओ नाइट कोऑपरेटिव में। ओ नाइट कोऑपरेटिव। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था में व्यक्तिवादी और उदारवादी के विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद का जनक था। तो बताइए नाजीवाद का जनक कौन था? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर या लेनिन? तो नाजीवाद के जो जनक थे वो थे हिटलर और फांसीवाद के मुसोलिन। ठीक है, और हिटलर जर्मनी का चांसलर था और इसकी जो पार्टी थी वो वर्क्स पार्टी थी। ठीक है, और नाजीवाद को ही नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है। ये इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1970 नाम पुस्तक किससे की गई? द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, स्टालिन, मार्क्स, लेनिन या माओ? तो द स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये किसकी देन है? ये लेनिन की देन है। ठीक है, लेनिन ने अपनी पुस्तक द स्टेट ऑफ एंड रेवोल्यूशन है राज्य और क्रांति, इसका क्या नाम है? राज्य और क्रांति। राज्य और क्रांति, तो राज्य और क्रांति द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक है, लेनिन ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1917 में। राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब संघर्ष को दबाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, इसमें क्या है इस बुक में कि एक स्टेटमेंट या आप समझ सकते हो कि राज्य की उत्पत्ति तब होती जब इसे दबाना कठिन हो जाए।
कठिन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1921, 24, 31 या 1938? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में हो जाएगा। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अब कैसे? तो महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 1915 में दक्षिण अफ्रीका में भारत में वापस आने पर हुआ था। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में संपन्न हुआ था। इसे महात्मा गांधी अध्यक्ष थे इसमें। ठीक है, ये कौन सा अधिवेशन था? 40वां था। तो 40वां अधिवेशन था। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के 1924 में 40वां अधिवेशन बेलगांव वाला अधिवेशन, काफी नाम सुना होगा। बेलगांव है कहाँ? कर्नाटक में है, कर्नाटक। तो वहां पर ये इन्होंने अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन किसका है? सेवाइन, सीले, बारकर या बेपर? तो बताइए, राजनीति का इतिहास के बिना और इतिहास का राजनीति बिना बेकार है, सब कुछ बेकार है। यानी राज्य का इतिहास और इतिहास के बिना राजनीति। तो ये बात सेवाइन, सीले, वारकर या बेपर इनमें से किसने कहा था? तो ये बात कही थी सीले ने। ठीक है, बात किसने कही थी? सीले ने की थी। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग है? तो राज्य के कितने अंग है? 4, 7, 12, 15? 5। तो मनुस्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग है। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग है। अब थोड़ा सुन लो। मनु ने राज्य को सप्तांग माना है। ठीक है, राज्य को क्या माना है? सप्तांग, सप्तांग मनु ने। अर्थात राज्य सावय है। मनुस्मृति के अध्याय 9 में श्लोक 249 में कहा गया है, स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र, ये 7 राज्य प्राकृतिक है। इनमें युक्त सप्तांग राज्य कहलाता है। अनुशासन के एक ही रूप राजतंत्र को स्वीकार करते हैं। राज्य की इन 7 प्राकृतियों में से राज्य या स्वामी को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सप्तांग किस में दिए गए हैं? सप्तांग दिए गए हैं चैप्टर 9 श्लोक कौन सा है? 294। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि मनुस्मृति के जो सप्तांग अंग है वो किसमें है? तो मनुस्मृति में है। ठीक है, मनु ने लिखी थी। लेकिन ये जो सप्तांग अंग है इसके चैप्टर में कौन सा श्लोक में दिया गया है? तो चैप्टर नंबर है 9 और श्लोक है 294। ठीक है, ये भी एक छोटी सी चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गांधी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? बुराई के सम्मुख समर्पण करना, हिंसा से भयभीत होना, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना, इनमें से सभी। ठीक है, गांधी के अनुसार ये अहिंसा का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। सामाजिक समता के लेखक कौन है? बोंदो, गार्डनर, जवाहरलाल नेहरू या रूसो? सामाजिक समता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सामाजिक संविधा के लेखक कौन है? सामाजिक समता के लेखक है रूसो। ठीक है, सामाजिक समझौता की रचना 1762 में फ्रांसीसी चिंतक रूसो ने की थी। इसके अतिरिक्त सामाजिक समझौता की व्याख्या जॉन लॉक एवं थॉप्स ने भी की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रूसो है। ठीक है, सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों या इनमें से किसी ने। जो सत्ता का विलय की किसकी विशेषता है? तो बताइए, सत्ता का विलय संसदीय सरकार की विशेषता है। ठीक है, किसकी विशेषता है? संसदीय सरकार की। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना पड़ता है, जबकि अधिनायकवाद व्यवस्था में सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है। अब जब संसदीय सरकार में पूरी मंत्रिपरिषद काम करेगी, तो अगर किसी एक पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी, तो इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा रही है। और अगर महाभियोग प्रक्रिया लागू हो गई, तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। भारतीय संविधान का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। ठीक है, भारतीय संविधान बनने में समय लगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, या 1 वर्ष 10 माह 15 दिन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखो, इसमें अध्यक्ष पूछा जाए अस्थायी या स्थायी, तो इसमें देखो अस्थायी अध्यक्ष अलग थे, स्थायी अध्यक्ष अलग थे। लेकिन यहाँ पे ना स्थायी पूछा गया ना अस्थायी पूछा गया, और इनमें जो ऑप्शन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक करके आगे बढ़ेंगे।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन में कौन सब जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये सब जोड़े गए थे 1976 में। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कि कौन से भाग में नीति डीपीएसपी तत्व का वर्णन है? तो डीपीएसपी तत्व का वर्णन कौन से भाग में? प्रथम, द्वितीय, तीसरे, चौथे या अंतिम? तो डीपीएसपी का कौन सा पार्ट है बताइए? तो डीपीएसपी का भाग कौन सा है? तो तीसरा भाग है, चौथा भाग है, चौथा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो 4, 14, 19, 25 या 32? तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 14। देखो, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो जितनी भी चीजें हैं वो सब स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती हैं। 19 में पोलिंग स्वतंत्रता की आजादी है, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, 32 में अगर कोई समस्या आती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की आजादी है। आगे बढ़ते हैं। संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ दिए गए थे? ठीक है, तो 1978 का 44 संशोधन था जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी कि लोगों के भी मौलिक कर्तव्य होंगे, सफाई करना इत्यादि, ये सब चीजें। लेकिन अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 बात की जा रही है कि अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर 19 होगा। बोलने की स्वतंत्रता में वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरपराध सम्मेलन की और संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आबाद संचरण का, भारत में किसी विभाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति आजीविका बराबर की स्वतंत्रता। तो जब भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार बात आ जाए तो आप अनुच्छेद 19 को टिक करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सिर्फ क्वेश्चन ये हो तो, अगर इसमें जॉब की स्वतंत्रता की बात की जा रही तो अलग बात होगी, समानता की स्वतंत्रता की बात हो जाए तो अलग बात हो जाएगी, लिंग भेद की बात हो जाए तो अलग आर्टिकल आ जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 1976 के 42 संविधान में। तो 1976 के 42 संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसे स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस से संविधान से लिया गया था। ये जो कर्तव्य कहां से आए थे? रूस से। ठीक है, तो रूस के संविधान से लिए गए थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्य कितने? 11। ठीक है, और 11वां जो कर्तव्य है वो 2002, जो 11वां है वो कब आया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन में लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक से मिलता है? सामाजिक आर्थिक उपबंध का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक से मिलता है? नागरिकता उपबंध, नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध, संघीय व्यवस्था के उपबंध या सर्वोच्च न्यायालय के उपबंध? सामाजिक आर्थिक उपबंध। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक उपबंध के बारे में बात की जा रही है तो डीपीएसपी में मिलता है आपको। आगे बढ़ते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अभिव्यक्ति किस प्रकार है? तो सकारात्मक, नकारात्मक। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसका है? इनमें से दोनों। ठीक है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। हमारे संविधान में कि किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन उपबंधित है। ये बताइए कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, तो ये आर्टिकल है 48 का। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी, ठीक है, तत्वों की अवधारणा दी गई। इस अनुच्छेद में 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है, इसमें क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, अनुच्छेद 48 का में क्या कहा है? इसमें कहा गया है ईवीएस, एनवायरमेंट के बारे में बात की जा रही है अनुच्छेद 48 का में। आगे बढ़ते हैं।
संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंध देता है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किसमें वर्णित है? तो ये है 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7 में। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद में समूह में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि न्याय पर पुनर्विचार की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के किस आर्टिकल में यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो सामूहिक रूप से जिसमें समूह है दिए गए 3 आर्टिकल है, 3 में से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बढ़ित है, ठीक है। तो बताइए 12, पहले तो 12, 13 और 21। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 13, 251 और 254 से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सुन लो। बाद में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संघात्मक शासन प्रणाली मुख्य विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है। संघ एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय या न्यायपालिका। बाद में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। और यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 13, 251 और 254 के अनुच्छेद समूह द्वारा इस सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, ये 13, 251 और 254 में। वैसे तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 124 में, ठीक है। और इस सर्वोच्च न्यायालय में जो, एक मिनट, हाँ, तो इस सर्वोच्च न्यायालय में जो जस्टिस प्रीव्यू के बारे में बात किया है, ठीक है, तो वो है 137 में, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर तीसरे को टिक करेंगे। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसको है? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानमंडलों को। तो बताइए। तो ये अधिकार आर्टिकल वो भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 के अंतर्गत है, और ये जो अधिकार है वो किसके पास है, ठीक है, वो किसके पास है बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर बताइए। तो ये संसद को है, संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि नागरिकता संबंधी नियम बना सकती है। ये कौन से में है? 11, अनुच्छेद 11 में, भाग 2 के अनुच्छेद 11। भारत के न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की जा रही है। भारत का न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब अटॉर्नी जनरल का ये जो है कॉन्सेप्ट है किसमें? तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत अधीन महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के क्या अधिकार है? अपॉइंट अटॉर्नी जनरल, एजीआई, एजीआई की नियुक्ति करेगा। यह भारत का विधि अधिकारी होता है। भारत के महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, परंतु वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है एजीआई का। तो यही पूछा जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 76। बाद में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी बताइए? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद।
और ये किस आर्टिकल के अंदर है? 75 का तीसरा। संसद संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तथा मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और ये किसका आर्टिकल है? आर्टिकल 75 का तीसरा। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक है, यानी कि जो भूतपूर्व राजा हैं उनके जो विशेषाधिकार हैं, ठीक है, उनको खत्म करना था, तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनके जो राइट्स थे उनको खत्म किया गया? वो राइट था 26वां 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत भूतपूर्व देशी राजाओं के शासकों की विशेष उपाधियों उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 साल का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति हो गए। ये आर्टिकल है 63 का। ये एक उपराष्ट्रपति हो गया। संविधान के उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ये जो है यूएसए से आया है, यूएसए। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों में मिलकर बना हो। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? ठीक है, तो हमारे देश की किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल या मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति करता है अपने विवेकानुसार। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो जो आर्टिकल 18 वर्ष वाला है, आर्टिकल क्यों 18 वर्ष की उम्र वाला है कि आप वोट कर सकते हो, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 324, 25, 26 या 327? तो बताइए कौन सा आर्टिकल है? तो ये 326 है। ठीक है, 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बात की जाती है। ठीक है, और ये संविधान संशोधन कौन सा था? ये था 61वां संविधान संशोधन था, 66वां संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट था 1988 का। ठीक है, इसमें 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 21 से कम करके कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह अपने नए प्रतिनिधि चुन सकती है। ठीक है, ये क्या है? प्रत्याहार, परिप्रेक्षा, जनमत संग्रह या उपक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याहार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्याहन के तहत जनता यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों के व्यवहार से संतोषजनक नहीं है तो उनको हटाकर दूसरे प्रतिनिधि चुन सकती है। ये व्यवस्था कहाँ पे? ये व्यवस्था है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वहां पर जो भी काम होते हैं उनमें जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है। आगे बढ़ते हैं। सन 1909 के एक्ट के दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? तो मार्लिन मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से कुछ देश से था। तो गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, बिना रक्त बहाए भी इस क्रांति को कहते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या बीजी तिलक। तो गीता रहस्य ये किसकी देन है? ये किसकी बुक है? तो बीजी तिलक की देन है। आगे बढ़ते हैं। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ये कथन किसका है? सिकंदर महान का, मुसोलिनी का, माओ से तुंग का, हिटलर का। तो जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये है मुसोलिनी का। ठीक है, और मुसोलिनी फांसीवाद के जनक थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को जाना जाता है। इनको ही बोला जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, अरुणा आसफ अली या जयप्रकाश नारायण। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के संस्थापक कौन थे? तो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के जनक थे। तो इंग्लैंड में आईसीस की 1920 में इन्होंने परीक्षा पास की थी और 1941 में नजरबंदी से भागकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक गुरु किसको माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। निम्न में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु तो राजेंद्र प्रसाद, BN राव, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। मैं ही राज्य हूं, ये किसकी देन है? ये मैं ही राज्य हूं, ठीक है, ये किसने कही थी? आई एम द स्टेट।
तो ये थे 14वें लुई 14वें, इन्होंने कहा था मैं ही राज्य हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय द हेग में, यूएसए के ही द हेग में ये इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है। और ये तो द हेग में 3 अप्रैल 1946 को जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 15 न्यायाधीश, 15 जज होते हैं जो किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश का न्याय करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को विशेषाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो चीन के पास है, रूस के पास है, ब्रिटेन के पास है, जर्मनी के पास नहीं है। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या मेहर चंद्र महाजन। तो प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी राव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या मुस्लिम लीग। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है, मुस्लिम लीग विश्वास करती थी। स्वतंत्रता मेरे जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। लोकमान्य तिलक के थोड़े बारे में जान लो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपना यह विश्व प्रसिद्ध नारा लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में दिया था। ठीक है। किसमें दिया था? लखनऊ में 1916 में ये नारा दिया था। कांग्रेस का अधिवेशन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक था। इस अधिवेशन के दौरान घटने वाली प्रमुख घटनाओं में कौन-कौन थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता संपन्न हो गया। गांधी से नेहरू की मुलाकात हुई। चंपारण में किसानों की समस्या पर गांधी जी ने को अवगत कराया गया था रामचंद्र राजकुमार शुक्ल ने। कांग्रेस का अधिवेशन अंबिका चंद्र मजूमदार के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषदों में कितने सदस्य हैं? ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल 10 सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।